यदि डिंपल यादव की जगह किसी पिछड़े दलित आदिवासी को सदन में भेजा होता तो मैं सलाम करता उनको। ये तो स्वीकार करेंगे ना नरेंद्र? नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी और हमारी पार्टी में कोई एक व्यक्ति 21 राज्यसभा सदस्य होते थे हमारे, एक व्यक्ति को नीतीश कुमार ने किसी परिवार से उठा के नहीं भेजा। अंजना जी, समस्या क्या है कि हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। पुरानी चिट्ठी नेहरू की हो या आज, डीके शिव कुमार ने खुली चुनौती दे रखी है कि अगर जातिगत जनगणना बाहर की तो सड़क पे आकर संघर्ष करेंगे। इंदिरा जी के जमाने में नारा क्या था? जात पे न पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। मंडल कमीशन 78 में बना, जनता पार्टी की सरकार में 80 में रिपोर्ट आई, 9 साल तक वो दबी रही राजीव गांधी जी के जमाने में। क्योंकि आप गारंटी किस चीज की देते हैं? सत्ता पाने की गारंटी, पार्टियां तोड़ने की गारंटी, महंगाई बढ़ाने की गारंटी, बेरोजगारी बढ़ाने की गारंटी। अनुराग जी, अगर आप बीच में सांस ले तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों, आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है आज तक यूट्यूब चैनल का। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है एंकर अंजना ओम कश्यप, बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच में। दोस्तों, जब एंकर अंजना ओम कश्यप ने सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से पूछा कि अनुराग, ये बताओ कि अब खबर आ रही है कि जयंत यादव भी एनडीए में शामिल होंगे, तुम इस पर क्या कहोगे? तो दोस्तों, ये अनुराग भदौरिया बोला कि ये मोदी की गारंटी नहीं है, ये मोदी के भ्रष्टाचार की गारंटी है। जयंत जी हमारे अखिलेश भैया के साथ ही रहेंगे। तभी अंजना ओम कश्यप ने इस हरे कुर्ते वाले अनुराग भदौरिया की पैंट फाड़ दिया और जम के धोया। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब के बिना मत जाइएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस पर अनुराग भदौरिया का क्या रिएक्शन है। देखिए, हालत ये होगी भारतीय जनता पार्टी की कि भारतीय जनता पार्टी की गारंटी में बंधी हुई है भ्रष्टाचार की घंटी। ये गारंटी की घंटी बजाएंगे और भ्रष्टाचार का पैसा अपनी अंटी में ले जाएंगे। अब बताइए, बधाई की घटना बता दूं सुधांशु जी, आपके सांसद निकल गए। सुनिए, पहले मैं बता दूं, अब इनके बदायूं में सांसद जी धर्मेंद्र कश्यप बांट रहे थे कि हमने पीएम आवास के घर बांट रहे थे। एक दादी माँ आई, उनको चाबी दे रहे थे। दादी माँ, कैसा लग रहा है? उसने कहा, अच्छा तो लग रहा है बेटा, लेकिन 1,30,000 रुपए का है, 30,000 रुपए तो हमसे ले लिए गए हैं। तो भ्रष्टाचार आपके यहाँ, एक दादी माँ से 30,000 रुपए आप ले लेते हो घूस के नाम पे और 1,30,000 रुपए का घर देते हो, मतलब 1 लाख रुपए का घर उसको मिल पाया। तो ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है आपका, जरा बता दीजिए। और जहां तक कि आप बात कर रहे थे, अगर हम दूसरी बात बता दें, अमेठी में क्या हुआ? आप पीएम आवास एक गरीब व्यक्ति को अलॉट करते हो, वो बेचारा, उसको अपनी छत डालनी है, इसके लिए दिल्ली काम करने आता है, दूसरे के घर में डेंटिंग पेंटिंग करता है और आपका बुलडोजर उसके घर को गिरा देता है। अरे पीएम आवास का घर भी क्या इलीगल बनता है क्या? ये बता दीजिए आप। तीसरी बात, आप बहुत बातें कर रहे थे। पहले तो आप कहते थे यहां पे सिर्फ 4 जातियां ही होती हैं, गरीब, युवा, महिला, किसान। हम पीडीए की बात करते थे, हम कहते थे यहाँ पे पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और जो हमारे पिछड़े अगड़े हैं और आधी आबादी की बात कर रहे थे। आप उसी रास्ते पे घूम के आ गए ना। आप वही पीडीए की बात आप भी करने लगे, आरक्षण की बात आप भी करने लगे। अरे मेरी बात पूरी, मैं आपके बीच में उठूंगा। जिस आरक्षण की बात में करनी, एक मिनट रुकिए, जिस आरक्षण की बात होने दीजिए ना, पहले मेरी बात होने दीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला, सभ्यता सीखे बीजेपी में जाने के बाद आप भी बदल गए क्या? नहीं, और मैं आपसे पूछता, जब आपसे बात की जाएगी ग्रेजुएट, इस देश के अंदर में ग्रेजुएट पता है कितने बेरोजगार हैं? 13.2% ग्रेजुएट। अगर पीजी की बात करेंगे 12.2% पीजी यहाँ पे जो पोस्ट ग्रेजुएट करके बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके बारे में आप क्या करेंगे? अगर 25 जो जिनकी उम्र 25 साल की है, 42% बेरोजगार है वो, और जिनकी उम्र 25 से 29 साल की है, 22.8% बेरोजगार हैं। उनके बारे में क्या बात करेंगे आप कभी उनकी बात करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि आप गारंटी किस चीज की देते हैं? सत्ता पाने की गारंटी, पार्टियां तोड़ने की गारंटी, महंगाई बढ़ाने की गारंटी, बेरोजगारी बढ़ाने की गारंटी। अनुराग जी, अगर आप बीच में सांस ले तो एक बात तो आप स्वीकार करेंगे ना कि अखिलेश जी यदि डिंपल यादव की जगह किसी पिछड़े दलित आदिवासी को सदन में भेजा होता तो मैं सलाम करता उनको। ये तो स्वीकार करेंगे ना नरेंद्र? नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी और हमारी पार्टी में कोई एक व्यक्ति 21 राज्यसभा सदस्य होते थे हमारे, एक व्यक्ति को नीतीश कुमार ने किसी परिवार से उठा के नहीं भेजा। कितनी बार के सांसद रहे हैं? आपको सम्राट चौधरी दिखे और कोई गरीब दिखाई नहीं? अरे मुझे पता है, सकरी चौधरी के बेटे, मुझे 1 सेकंड हो गया शाउटिंग में। पानी पीजिए अनुराग जी, अनुराग जी प्लीज। क्या बात? एक सेकंड सुधांशु जी जवाब देंगे, आवाज यहाँ का। अंजना जी, समस्या क्या है कि हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। पुरानी चिट्ठी नेहरू की हो या आज,
ये बताइए, कर्नाटक में तो स्पष्ट बहुमत सरकार है, जातिगत जनगणना क्यों नहीं बाहर कर रहे? डीके शिव कुमार ने खुली चुनौती दे रखी है कि अगर जातिगत जनगणना बाहर की तो सड़क पे आके संघर्ष करेंगे। और यह विषय सदन के पटल के ऊपर हमारे संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने खड़गे जी की तरफ इंडिकेट करते हुए कहा कि आप जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं और कर्नाटक में आपकी सरकार खुलेआम इसका विरोध कर रही है। तो खड़गे जी के मुंह से क्या निकल गया? अरे वो लोग तो आप ही की तरह हैं। वाह भाई वाह, हिमाचल क्यों नहीं कर रहे भाई? इसीलिए कहते हैं। और खाली नेहरू की बात नहीं थी अंजना जी, इंदिरा जी के जमाने में क्या नारा था? नेहरू जी ने 1955 में काका कालेलकर की रिपोर्ट आई, 53 में बनाया गया, 55 में रिपोर्ट आई, 77 तक कांग्रेस की निर्बाध सरकार रही, 22 साल वो ठंडे बस्ते में रही। इंदिरा जी के जमाने में नारा क्या था? जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। मंडल कमीशन 78 में बना, जनता पार्टी की सरकार में 80 में रिपोर्ट आई, 9 साल तक वो दबी रही राजीव गांधी जी के जमाने में। ठीक, राजीव गांधी जी ने 9 नवंबर 1990 को मंडल का विरोध करते हुए यह कहा कि जो वीपी सिंह सरकार करने का प्रयास कर रही है, यह राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कोई जाके उनका संसद का भाषण सुन ले, यह देश को विभाजन करने वाला है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी अंग्रेजों के जमाने में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसके कम्युनल अवार्ड की तरह है, जिसपे भारतीयों को बांटने। यह कौन कह रहा है? राजीव गांधी जी 1990 में। अब आइए साहब, ये यूपीए की सरकार, जब ये कैबिनेट के ऊपर एक सुपर कैबिनेट बनी थी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, बोले थे अपने राहुल गांधी जी की मैं तो चौंक जाता हूं कि सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कितने। अगर गांधी जी और इंदिरा गांधी के जमाने में आरक्षण मिल गया होता तो आज आपको पूरे दिखाई पड़ते। 1992 बैच के थे वो तो थे नहीं, मगर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में कितने बैकवर्ड थे तो बता दो मेरे भाई, जिसमें सुपर प्राइम मिनिस्टर था और सुपर कैबिनेट थी। 2014 में यह था। अब क्या है कि जब लगा कि कुछ नहीं है तो छटपटाहट पे ये कर रहे हैं। मगर क्या बताएं, पुराने कर्म और आज के भी न कर्नाटक की सरकार आंकड़ा जारी कर रही है जो कि वो कह रहे हैं किया हुआ रखा है, वो जारी नहीं कर रहे हैं, न हिमाचल की सरकार कर रही है, और दिल्ली में आके ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है जनता को पूरी तरह समझ में आ जाता है कि चेहरे के ऊपर चेहरा लगाकर कौन कौन सा चेहरा छुपाने का प्रयास करता है, मगर हकीकत में असली और नकली चेहरा का नकाब पूरी तरीके से जनता के सामने उतर चुका है कि कांग्रेस दलित, पिछड़ा और एससी एसटी की विरोधी रही है। यह आज से नहीं, 60-70 साल से इनकी स्थापित नीति है, जो इनकी बिल्कुल कदम कदम पे हर स्टेप पे दिखाई पड़ती रही। ठीक है राधिका जी, आज दिल्ली में नीतीश बाबू मिलने आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एनडीए में जाने के बाद। उधर अजीत पवार ही असली एनसीपी है। घड़ी आप लोगों के पास अब क्या है इंडिया गठबंधन के नाम पर? सवाल का पहला हिस्सा। दूसरा, आरक्षण से लेकर उत्तर दक्षिण लड़ाने सब पर पीएम घेर रहे हैं, सब पर जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि इधर गारंटी है, उधर बिना वारंटी वाले हैं, अपना ठौर कहीं और ढूंढे। अंजना जी, शुरुआत मोदी जी से करते हैं। देश के प्रधानमंत्री है तो उन पर बाद में कैसे सवाल पे आए, शुरुआत उधर से ही करते हैं। 2003 और 4 का समय मुझे पिछले कुछ दिन से याद आ रहा है मोदी जी के भाषण सुन के। आपको याद है इंडिया शाइनिंग बहुत चल रहा था और कांग्रेस को तो जी कोई कुछ मान ही नहीं रही थी। भारतीय जनता पार्टी हर तरफ वाजपेयी जी के वाह वाह हो रही थी और इंडिया शाइनिंग भाई डिक्लेयर हो चुका था, चुनाव जल्दी करा दिए गए थे। इसी तरीके का माहौल था कि सरकार तो आ रही है। नतीजा क्या हुआ? कांग्रेस की सरकार बनी, यूपीए की सरकार बनी, और जो कोई नहीं सोच सकता था, सोनिया गांधी जी को देश की जनता ने चुना। वो चाहते थे, क्योंकि उनके नाम पे सारा चुनाव हो रहा था, वो चाहते थे देश के लोग कि सोनिया गांधी जी आगे आए और प्रधानमंत्री बने। और अटल बिहारी वाजपेयी जी जो सबसे बड़े नेता, जो 2 से लेकर पहली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाए, उनको हराने का काम किया। आज भी वही हो रहा है हर तरफ। लेकिन हाँ, एक फर्क है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के खिलाफ ना किसानों ने मोर्चा खोला था, ना देश की पहलवानों ने मोर्चा खोला था, ना देश के खिलाड़ियों ने अपने अवार्ड्स वापस करे थे, ना देश के जवानों ने मोर्चा खोला था। ओपीएस हो या जो नई अग्निवीर स्कीम हो, उसको लेकर किसी ने मोर्चे नहीं खोले थे, ना ट्रेड यूनियंस। हर जना आज महिलाएं हो, सब जने परेशान है। ऐसा अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय नहीं हुआ था जो मोदी जी के समय होता है। तो जैसा मैंने कहा, इंडिया शाइनिंग तब भी था, अभी भी ये कह रहे हैं।
और आज जो हमने देखा ना, एक फैन मोमेंट कहते हैं ना, मोदी जी से बड़ा फैन अंजना जी, नेहरू जी का मुझे नहीं लगता इस समय देश में कोई है। क्योंकि जब देखिए उनका सुबह शाम दिन रात हमेशा सिर्फ नेहरू जी से ही होती है। बहुत अच्छी बात है, वो देश की जनता को, युवा पीढ़ी को पुरानी चिट्ठियां और सब बताते हैं। बताना चाहिए कि असली हकीकत क्या है, क्योंकि उस समय में वो देश के प्रधानमंत्री बने थे जब इस देश में एक सुई भी नहीं बनती थी। और आज आप बात कर रहे हैं अपने भाषण में कि 5 साल में बुलेट ट्रेन चालू हो जाएगी। अरे जो ट्रेन आज है आप उनको समय पे चला नहीं पा रहे, 6-6, 7-7 घंटे आपकी सारी ट्रेन देर से चल रही हैं, आपकी ट्रेन कैंसिल हो रही हैं, आपके पास जो ट्रेन का सिस्टम है वो चल नहीं रहा, लोग बैठे रह जाते हैं स्टेशन पे, कोयले की ट्रेन निकल के चली जाती है और पैसेंजर ट्रेन वही रह जाती है 6-6 घंटे, और लोग अपने बीमार मां से मिलने नहीं जा पा रहे, अपना इलाज कराने नहीं जा पा रहे, कहीं दर्शन करने नहीं जा पा रहे। आपने बुजुर्गों को जो सस्ता किराया मिलता था, ये कह के कि बुजुर्ग हमारे पे बोझ है, हम नहीं अफोर्ड कर सकते ट्रेन में, वो